गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नवदीप गुप्ता और आज है 14 अप्रैल 2022 और आप देख रहे हैं नवदीप टैक्स अपडेट बाय नवदीप गुप्ता। तो आइए हम जानते हैं कि आज के दिन क्या क्या अपडेट्स आए हैं टैक्स के अंदर। इसके लिए हम अपनी वेबसाइट taxguru.in को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके हम पहले डिस्कस करते हैं जीएसटी के अपडेट कि जीएसटी के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं न्यूज़ में जीएसटी के अंदर न्यूज़ के अंदर क्या क्या अपडेट हैं। तो न्यूज़ में है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। ये जो हमने कल डिस्कस किया था कि अब आगे से मोबाइल पर ओटीपी या जो गवर्नमेंट की 2 एप्लीकेशन बनाई है उनके ऊपर ओटीपी जाएगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। इसके अलावा जुडिशरी में चेक कर लेते हैं कि कोई नई जजमेंट आई हो अगर तो एक 8 अप्रैल 2022 की नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की जजमेंट है। नो वायलेशन ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन बाय लोधा डेवलपर इन इट्स प्रोजेक्ट लोधा प्राइमो। ये एंटी प्रॉफिटिंग की जजमेंट है। एंटी प्रॉफिटिंग क्या होता है? एंटी प्रॉफिटिंग एक अथॉरिटी है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग, जो कि ये चेक करती है कि जब जीएसटी के रेट्स कम हुए या सब कुछ जीएसटी में कवर हुआ तो जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, तो उसके ऊपर जजमेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है हमारे हिसाब से मेजर पब्लिक के लिए, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर एंटी प्रॉफिटिंग की है। एल्टन बिल्टेक नॉट कॉन्ट्रोवेंटेड एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस इन प्रोजेक्ट आंगन। ये भी एंटी प्रॉफिटिंग है। ये एडवांस रूलिंग की है, इसको पढ़ लेते हैं। एडवांस रूलिंग 12 अप्रैल की, एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र। जीएसटी ऑन कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग प्रीडोमिनेंटली अर्थ वर्क। अब कहते हैं कि कंपोजिट सप्लाई हो रही है जीएसटी में। कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है जब एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो उस केस में कंपोजिट सप्लाई पे जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा? जिसमें प्रीडोमिनेंटली जो वर्क है वो अर्थ का वर्क है, कि मतलब ज़मीन पे काम किया है। तो इसको जान लेते हैं। इसका नाम भी देख लेते हैं। महालक्ष्मी बीटी पाटिल होनाई कंस्ट्रक्शन जेवी जॉइंट वेंचर, मतलब 2 कंपनीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड बाय एप्लीकेंट इज वेदर द इम्प्यूग्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर द टर्म अर्थ वर्क, देयरफॉर कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 3A चैप्टर नंबर 9954 एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 डेटेड 25 जनवरी विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जनवरी। वी फाइंड दैट सीरियल नंबर 3A एज अमेंडेड cover composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitute not more than 25% of value of said composite supply provided to central government, state government, union territory or local authority or commercial authority or a government entity by way of an activity। अब कहते हैं कि जो 3 है इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? कंपोजिट सप्लाई, जहां पर गुड्स की जो वैल्यू है 25% से ज़्यादा नहीं है ऑफ टोटल वैल्यू। किसको दे रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को। ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू अ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या है कि नोटिफिकेशन 12/2017 जो 28 जून की है वो एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन देती है, जिसमें कहा गया है कि अगर 25% से कम गुड्स की वैल्यू है जो भी वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो उस काम के लिए है जो या तो पंचायत को फंक्शन इंटरेस्ट किए आर्टिकल 243G ने या फिर म्यूनिसिपैलिटी को जो फंक्शन इंटरेस्टेड किए 243W के अंदर, इनके लिए है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट है। तो कहते हैं टू फॉल अंडर सेक्शन 3A the primary requirement is that supply should be in form of composite supply of goods or services। वो कहते हैं कि जो सप्लाई है वो कंपोजिट होनी चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है। We have already found in para 5.8 that impugned activity is composite supply of work contract as defined in section 119 subsection 119 of section 2। कहते हैं being a composite supply of work contract the impugned activity cannot be covered under serial number 3A of mentioned above। अब देखो क्या होता है कि इन्होंने कहा कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए और इन्होंने कहा ये कंपोजिट सप्लाई है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है और सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं, दोनों जॉइंट होते हैं, जिसमें कि गुड्स जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हुए, और ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग है कि दो अलग अलग सप्लाईज है बट वो एक साथ दी जा रही है। तो कहते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कंपोजिट सप्लाई कवर नहीं है, तो ये कहते हैं। फर्दर इट इज ऑल्सो सीन दैट इम्प्यूट सप्लाई इज सिमिलर टू सप्लाई इन केस ऑफ SMJV mentioned above, wherein it was held by appellate authority for advance ruling Maharashtra that supply was not covered under serial number 3A. Relying on said decision of the appellate authority, the discussion made above, we are of the opinion that the impugned order is not covered under serial number 3A of notification number 12/2017, and therefore the first question is answered in the negative. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो उन्होंने कहा कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये नोटिफिकेशन में कवर ही नहीं होता। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ द आंसर टू फर्स्ट इज नेगेटिव देन वेदर द सेट कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर टर्म अर्थ वर्क एंड देयरफॉर कवर्ड अंडर सीरियल नंबर सो एंड सो। बेसिकली एक टेक्निकल उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, बट आप समझ लीजिए कि जो एग्जामिशन मिला हुआ है वो कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मिला हुआ है, ना कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें कि गुड्स कंज्यूम हो जाते हैं, जो सीमेंट, सरिया, ये सब चीज़ें, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ और निकलता है, और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई अलग अलग होगी। इसके बाद है दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट 29 मार्च की, ये रिट पिटीशन नंबर 8301। हाई कोर्ट क्वेश्चंस सेकंड प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर which was passed 4 days after questioning the first order। अब इसको पढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज इसमें क्या है कि प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब समझिए आपकी सरकार क्या करती है, सरकार आपके बैंक अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर देती है कि भाई जो भी अगर कोई डिमांड होगी तो वो उसको रिकवर कर सके वहां से। अब ये एक स्पेशल केस है, ग्लोबल एंटरप्राइजेज वर्सेस CIT, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। इसको पढ़ लेते हैं। A divisional bench of Delhi High Court has quashed a provisional attachment order as validity of the same is expired after 1 year। कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट को उन्होंने क्वैश कर दिया क्योंकि 1 साल की जो वैलिडिटी होती है कानून के हिसाब से वो एक्सपायर हो गई थी। The petitioner's account was frozen for the first time via provisional attachment order dated 19th May 2020। 19 मई 2020 को जो असेसी है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, which was quashed by this court by order dated 22nd March 2021। 22 मार्च, देखो मई 2020 से मार्च 2021 में उसको क्वैश कर दिया। द appellant contended that immediately after the court has quashed the earlier provisional attachment order on 22 March, a fresh order was passed on 26 मार्च। कहते जैसे ही 22 मार्च को ऑर्डर कोर्ट ने रिजेक्ट किया, क्वैश किया, तो 26 मार्च को एक और ऑर्डर पास कर दिया। इट वॉज कंटेंडेड दैट द petitioner has preferred an appeal against the order dated 8th of September and deposited 10% of the tax demanded by respondent। वो कहते हैं कि petitioner ने 10% टैक्स भी जमा करा दिया और अपील भी फाइल कर दिया है। अब एज पर assertion made in the rejoinder filed by petitioner, the proceeding under section 74 are no longer pending as adjudication order has been passed on 8th of September। वो कहते हैं अब कोई प्रोसीडिंग ही पेंडिंग नहीं है क्योंकि ऑर्डर पास हो चुका है। The division bench comprising Mr. Justice Rajiv Chagdhar and Miss Justice Poonam observed that impugned order dated 26 March has been issued concededly under Section 83 of CGST Act cannot remain efficacious beyond the period of 1 year commencing from the date of order। The Section 83 provide for provisional attachment to the protect revenue in certain cases where during the pendency of any proceeding under section 62 or 63 or 64 or 67 or 73 or 74। अब समझो बात को ध्यान से, सेक्शन 83 क्या कहता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट कब कब हो सकती है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। कहाँ? 62, 63, 64, 67, 73, 74। कमिश्नर इज ऑफ द व्यू that the purpose of protecting the interests of government revenue, it is necessary to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to taxable person as may be prescribed।
सेकंड कंडीशन कहती है एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 1। कहते हैं कि अगर 1 साल के बाद जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई जो आपने ऑर्डर पास किया मार्च 21 में, अब वो मार्च 22 में खत्म हो गया, 26 मार्च 21 को, तो आज उसको दोबारा रिलीज कर दो, 1 साल फिर पूरा हो गया। तो ये कोर्ट के ऑर्डर है। अब गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट है 9 मार्च की, स्पेशल लीव एप्लीकेशन नंबर 1190/2021। आइए इसको पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या है। इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट स्लैम जीएसटी डिपार्टमेंट फॉर यूजिंग कोर्सिव मेजर टू मीट रेवेन्यू कलेक्शन। अब ये कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसका मतलब क्या है कि कोर्सिव मतलब धमकाने वाले जो मेजर होते हैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट यूज नहीं करेगा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है कोर्ट ने। अब पढ़ते हैं इसमें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप द डिपार्टमेंट कुड नॉट हैव आस्क्ड द बैंक टू डेबिट द अकाउंट ऑफ रिट एप्लीकेंट कंपनी एंड अ क्रेडिट अ पर्टिकुलर अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस टू ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब कहते हैं कि बैंक का और एसएससी का कोई डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं होता कि बैंक ने एसएससी को पैसे देने होते हैं। तो एसएससी ने अपने पैसे फिड्यूशियरी कैपेसिटी में बैंक को जमा कराए होते हैं कि बैंक जो है उसका कस्टोडियन है और वो जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ये पैसा जब एसएससी मांगे तब वो एसएससी को वापस कर दे। कहते हैं वी मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑर्डिनरीली व्हेन अपील आर पेंडिंग बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और द ट्राइब्यूनल with an application seeking stay towards recovery of tax, then in such circumstances the department should not proceed to take coercive step for recovery of amount incurred by dealer under GVAT Act। कहते हैं जब अपील पेंडिंग होती है अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के पास जिसमें स्टे एप्लीकेशन भी होती है, तो उस केस में डिपार्टमेंट प्रोसीड ना करे आगे जब तक कि वो अपील डिसाइड ना हो जाए। दिस स्टेटमेंट ऑफ आवर should not be construed as an absolute proposition of law, but the department is expected to at least wait for the final outcome of appeal on their own merit, more particularly when appeals are already admitted। कहते हैं इस स्टेटमेंट को ये मत मान लो कि हर केस में ही ऐसा होगा कि अपील फाइल कर दी तो टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपील के आउटकम का वेट करे। The administrative directions for fulfilling recovery target for collection of revenue should not be at expense of foreclosing the रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू एसएससी फॉर चैलेंजिंग द करेक्टनेस ऑफ डिमांड। कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन भी है कलेक्शन के लिए तो भी उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि जो एसएससी के राइट्स हैं एक डिमांड को चैलेंज करने के कि वो डिमांड करेक्ट है या नहीं, वो ही खत्म हो जाए। द सैंक्टिटी ऑफ रूल ऑफ लॉ मस्ट बी प्रिजर्व। कहते हैं रूल ऑफ लॉ मतलब कानून से देश चलता है, वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। The remedies which are legitimately open in law to an SSC to challenge a demand cannot be allowed to be foreclosed by hasty recourse to coercive power assessing officer and appellate authority perform quasi judicial function under GVAT Act। तो कहते हैं कि एसएससी का जो राइट है लॉ में डिमांड को चैलेंज करने का, उसको फोरक्लोज नहीं कर सकते कि उससे पैसा ले लिया अब तो लड़ता रहे आराम से एसएससी को, वो ठीक नहीं है। जितना % जमा कराना है उतना ही जमा कराना चाहिए। In the result, this writ applicant succeed and is hereby allowed. The impugned notice are hereby quashed and set aside. The appellate authority as well as tribunal is directed to take up all appeals for hearing and dispose them of on their own merit within a period of 2 months from today। अब उन्होंने 2 महीने के अंदर ऑर्डर पास करने के लिए कह दिया। तो जजमेंट है कि आप डायरेक्टली पैसे बैंक से नहीं मांग सकते, अगर अपील फाइल की हुई है तो वेट करना चाहिए अपील के आउटकम का। इसके बाद जजमेंट है रिट पिटीशन नंबर 1212/2022 7 अप्रैल 2022 दिल्ली हाई कोर्ट फाडा ट्रेडिंग हाई कोर्ट क्वेस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। जीएसटी में जुडिशरी हो गया जो आज के लेटेस्ट थे। इसके बाद नोटिफिकेशन सर्कुलर पढ़ लेते हैं। 11 अप्रैल को आया हुआ है वीकली न्यूज़ लेटर फ्रॉम चेयरमैन, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो भी पहले ही पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिट बना दिया है। तो अब देख लेते हैं इसके अलावा जीएसटी में कुछ रह गया। सर्कुलर नोटिफिकेशन सब हमने पढ़ लिया। देन अब हम इनकम टैक्स पे आ जाते हैं कि इनकम टैक्स में आज की क्या न्यूज़ है, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है।
लेटेस्ट अपडेट इनकम टैक्स के अंदर है गाइडेंस ऑन अपडेटिंग यूडिन फॉर ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीए यूजर्स। आइए इसको जान लेते हैं कि इसके लिए क्या गाइडेंस इश्यू हुई है। यूडिन आपको पता होगा कि आज के टाइम पे कोई भी अगर ऑडिट रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेशन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके एक यूडिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है और वो हर सिग्नेचर के नीचे लिखना होता है, जिससे बैंक या कोई और जो अथॉरिटी चेक करना चाहे उसकी वैलिडिटी तो वो चेक कर सकती है। तो ऐसे ही जो भी ऑडिट्स हुई हैं इनकम टैक्स के अंदर उनका यूडिन नंबर भी सरकार को बताना है। इसी के लिए गाइडेंस आई है। अब कहते हैं द फंक्शनैलिटी फॉर अपडेटिंग यूडिन अगेंस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीए यूजर्स हैज़ बीन अनेबल्ड ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। अब यूडिन को अपडेट करने की जो फंक्शनैलिटी है वो अनेबल हो गई है गवर्नमेंट की साइट पे incometax.gov.in। प्लीज नोट दैट दिस फंक्शनैलिटी में नॉट बी यूज्ड फॉर अपडेटिंग यूडिन फॉर फॉर्म्स सबमिटेड प्रायर टू अप्रैल 2021, मतलब मार्च 2021 तक जो भी फाइलिंग हुई है उसके लिए ये यूटिलिटी नहीं है। इन दिस फंक्शनैलिटी ओनली दोज फॉर्म्स विल बी शोन विच आर एक्सेप्टेड बाय एसएससी। जो भी अप्रैल से एसएससी ने एक्सेप्ट किए हैं फॉर्म वो सारे यहाँ शो होंगे। द इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी रीड इन कंजंक्शन विद द इंस्ट्रक्शन फॉर यूडिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब ये कैसे चेक करना है तो कहते हैं आफ्टर द फॉर्म इज अपलोडेड बाय सीए यूजर दे कैन लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड नेविगेट टू ई फाइलिंग मेन्यू इनकम टैक्स फॉर्म व्यू अपडेट यूडिन डिटेल। वहां पे जाके वो अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद पूरा प्रोसीजर है वो रेलिवेंट नहीं है। बस ये जान लीजिए कि जितने भी सीए यूजर्स हैं उनको अपने जो भी ऑडिट की रिपोर्ट्स उन्होंने साइन किए हैं उनके ऊपर यूडिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। का रीज़न ये है कि अगर वो यूडिन इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट मान लेगी कि जो उन्होंने ऑडिट की है वो उन्होंने की ही नहीं है और वो किसी और ने उनके बिहाफ पे अपलोड कर दी है। इसीलिए यूडिन को अपडेट करना बहुत मैंडेटरी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है सीबीडीटी रिलीज स्कीमा फॉर ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फॉर्म ITR 1 टू ITR 4। ये हम पढ़ चुके हैं, स्कीमा आ गया था। इवन कल की लेटेस्ट न्यूज़ है कि स्कीमा के साथ साथ जो ITR के फॉर्म्स हैं वो भी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए हैं। एक बार उनको भी देख लेते हैं हम लोग कि अवेलेबल है कि नहीं है। हमें इनकम टैक्स india.gov.in ओपन कर देते हैं, सॉरी incometax.gov.in। ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है, जो नया पोर्टल बना है। इसके डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं। आप देखिए कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 to 4, मतलब ITR 1 to 4 के लिए जो यूटिलिटी है वो आ चुकी है और हम उसको अब फाइल कर सकते हैं ITR। अब इनकम टैक्स में न्यूज़ के बाद एक बार जुडिशरी देख लेते हैं, या जुडिशरी बाद में देखते हैं। पहले प्रेस रिलीज देखते हैं, अगर कोई लेटेस्ट प्रेस रिलीज आई हो तो इनकम टैक्स में। तो लास्ट प्रेस रिलीज सितंबर की है, अभी कोई नहीं है। ऑर्डर्स देखते हैं। 1 अप्रैल के गवर्नमेंट ऑर्डर आए हैं। 46 ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स इन द ग्रेड ऑफ DCIT/ACIT। ऑर्डर भी लेटेस्ट नहीं है। कोई इंस्ट्रक्शन हो गवर्नमेंट की तो इंस्ट्रक्शन में 2 मार्च की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 रिगार्डिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म 15E फॉर सेक्शन 195(2) एंड 195(7). ये भी पुरानी इंस्ट्रक्शन है। सर्कुलर कोई नया इशू हुआ गवर्नमेंट का तो 5 अप्रैल का है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट। ये सर्कुलर भी पुराना है जो हम पहले ही देख चुके हैं। नोटिफिकेशन देख लेते हैं कोई नई आई हो। अब नोटिफिकेशन में 11 अप्रैल की 2 नोटिफिकेशन है, इनको हम पढ़ लेते हैं। CBDT notifies सोमनाथ टेम्पल एज प्लेस ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस फॉर सेक्शन 80G। तो सोमनाथ टेम्पल है उसको सेक्शन 80G के लिए नोटिफाई कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी डोनेशन वहाँ जाएगा उस डोनेशन पे जो भी डोनी है उसको बेनिफिट मिलेगा 50% या 100%। जो पैन नंबर, एक सेकंड हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सेस पावर सो एंड सो सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर भाई, उन्होंने पैन नंबर भी बता दिया, पैन नंबर अलॉट कर दिया है। ट्रस्ट के बिहाफ पे किया है। ट्रस्ट का नाम है द सोमनाथ टेम्पल मैनेज बाय श्री सोमनाथ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का नाम है श्री सोमनाथ, बिकॉज इसलिए एस जो है
फिफ्थ कैरेक्टर वो श्री का आ रहा है, जो नाम का फर्स्ट लेटर होता है। तो अब कोई भी वहाँ पे डोनेशन देगा तो ETG में बेनिफिट ले पाएगा। बेसिकली इससे जो टेम्पल है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो पाएगा, बिकॉज जहाँ डोनेशन जाएगी वहाँ उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क हो पाएंगे। फिर एक है नोटिफिकेशन नंबर 30/22 11 अप्रैल की, सेक्शन 1046 CBDT नोटिफाई राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब सेक्शन 10 जो होता है वो सेक्शन 10 होता है एग्जेम्पशंस का, कि इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ पर टैक्स नहीं लगता। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कहते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय क्लॉज 46 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय notify for the purpose of said clause Rajasthan State Electricity Regulatory Commission PAN number so and so in respect of following specified income। कहता है ये वाली इनकम जो है उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किस पे? पेटिशन फाइलिंग फीस, पेटिशन फाइलिंग फीस के अंदर, लाइसेंस फीस के अंदर और इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन 3 इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। The notification shall be effective subject to condition that Rajasthan Electricity Regulatory Commission shall not engage in any commercial activity। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, वो वैसे भी कमर्शियल कुछ करेगी नहीं, बिकॉज वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी करती है। कमीशन का काम क्या है? उनके रेगुलेट करना। तो वो क्या करेंगे? कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज नहीं होंगे। एक्टिविटी एंड नेचर ऑफ स्पेसिफाइड इनकम शैल रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। उनकी एक्टिविटी और जो नेचर ऑफ इनकम है वो सेम रहेगी पूरे साल में। शैल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ क्लॉज G ऑफ सेक्शन 4C ऑफ सेक्शन 139, कि वो रिटर्न की एक इनकम की रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो ये कंडीशन लगा दी गवर्नमेंट। तो ये 2 नोटिफिकेशन थे। अब ITR के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? ITR में है अपडेटेड रिटर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इस फाइनेंस एक्ट से, फाइनेंस एक्ट 2022 से एक नया कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का। ये उन लोगों के लिए है जो 2 साल पहले तक ITR फाइल नहीं कर पाए थे, बट आज फाइल कर सकते हैं अगर उनकी कोई लाइबिलिटी बनती है टैक्स की। तो बेसिकली गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू मिलेगा तो वो फाइल कर पाएंगे। इसको बड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं। कहते हैं प्रोविजन फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022। एन assessee whether he has filed or not an income tax return may now furnish an updated return of income within 2 years from the end of relevant assessment year। एग्जाम्पल क्या है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न, असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 22-23, 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं। ऑल्सो द अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड ओनली वंस फॉर एन असेसमेंट ईयर। एक ही बार फाइल कर सकते हो, लेकिन कब का फाइल नहीं कर सकते? अगर वो रिटर्न ऑफ लॉस है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा उसके अंदर तो गवर्नमेंट उसको फाइल नहीं करने देगी। और हैज इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टैक्स लाइबिलिटी एज पर प्रीवियसली फाइल रिटर्न। अगर पुरानी रिटर्न से लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है तो भी गवर्नमेंट उसको फाइल नहीं करने देगी रिटर्न। और रिटर्न रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड, और कहते हैं अगर रिफंड बढ़ता है एसएससी का तब भी फाइल नहीं करने देगी। बेसिकली क्या है कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ज़्यादा उसमें तब अपडेटेड रिटर्न पर्सन फाइल कर सकता है 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल ईयर के एंड से 3 साल हो गए इफेक्टिवली। अब कहता है कौन कौन पर्सन फाइल नहीं कर सकता रिटर्न? जहाँ पे सर्च या सर्वे इनिशिएट हो गया हो या कंडक्टेड पहले से ही कर लिया गया हो। जिनके यहाँ सर्च या सर्वे हुआ है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट या एसेट्स आर रिक्विजिशन्ड, मतलब वो एसेट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे हुए हों। A notice has been issued to effect that any asset seized or requisitioned in the case of an other person belonging to him। जो 153C की असेसमेंट होती है जिसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से किसी और पर्सन की मिलती है तो उस केस में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और a notice has been issued to effect that any books of accounts or documents seized or requisitioned in the case of any other person pertaining belong to him। वही बात है। बेसिकली क्या है, सर्च जो एक पर्सन पे होती है या सर्वे,
उस केस में, या फिर उन सर्च सर्वे में किसी और के लिए कोई इंडिकेशन निकलता है जिसमें 153C में असेसमेंट होती है, तो वो वाले केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती सर्च और सर्वे वाले केस में। अब इसके बाद है अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच। आप कहते हैं किस साल के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल हो सकती। देखो पहले क्या था कि कब तक फाइल हो सकती है, कौन कौन या किस केस में फाइल नहीं कर सकते, जब गवर्नमेंट को टैक्स का बेनिफिट ना हो रहा हो। कौन पर्सन फाइल नहीं कर सकता, जिसके सर्च एक्विजिशन हो। अब कहते हैं कैन नॉट बी फाइल्ड, अब किस साल के लिए फाइल नहीं हो सकती। कहते हैं एनी असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकॉम्पिटेशन या रिवीजन इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड। अगर असेसमेंट या रीअसेसमेंट हो गई है या पेंडिंग है तो उस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज असेसमेंट के केस में आप असेसिंग ऑफिसर को ही एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, या रीअसेसमेंट के केस में तो वैसे ही नोटिस भेज के बोला जाता है आप अपने रिटर्न फाइल करें। फिर है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड। अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया तब भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और assessing officer has any information about assessee under double taxation avoidance agreement or under the following act which has already been communicated to him prior to filing such return। अब कहते हैं ऑफिसर के पास अगर इंफॉर्मेशन है कि पर्सन ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कोई ब्लैक मनी, जैसे सपोज कीजिए किसी की फॉरेन में फंड्स है, वो इंफॉर्मेशन, या फिर स्पेसिफिक कानून जो है मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी या स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, इन या ब्लैक मनी एक्ट या इन एक्ट के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है तो वो पर्सन भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। आप कहते हैं केस वेयर फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर सब्सिक्वेंट ईयर 2। अब कहता है कि अगर कोई ऐसा केस हो गया कि एक पर्सन ने इस साल अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल की तो आगे वाले पीरियड में भी मैंडेटरी है फाइल करना। वो कौन से केस है, आइए वो जान लेते हैं। कहता है इफ एनी पर्सन हैज ओरिजिनली फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ लॉस फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूली विद इन द टाइम अलाउड फॉर फाइलिंग द ओरिजिनल रिटर्न, देन ही शैल बी अलाउड टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न इफ द अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ इनकम irrespective of time limit of 2 years from the end of relevant assessment year। तो कहते हैं अगर किसी पर्सन ने लॉस की रिटर्न फाइल करी है तो वो अपडेटेड रिटर्न जो है इनकम की फाइल कर सकता है किसी भी टाइम, 2 साल की लिमिट को देखना भी नहीं है। However, in such a case, the assessee will have to furnish an updated return for each subsequent year if, लेकिन उसको क्या है अगले सालों में अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी यदि, क्या कंडीशन है, द लॉस और इवन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हैज बीन कैरी फॉरवर्ड। अगर उसने वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन डीम्ड इनकम रिलेटिंग टू सर्टेन कंपनीज और टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज टू बी रिड्यूस्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। अब कहते हैं या तो उसने लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो आगे वाले रिटर्न में भी ठीक करना पड़ेगा, या फिर उसने टैक्स क्रेडिट या मैट का जो क्रेडिट होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स या अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो क्रेडिट्स अगर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किए हो तो उस केस में उनको फ्यूचर ईयर्स की रिटर्न भी ठीक करनी पड़ेगी। फिर आता है टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। अब टैक्स क्या होगा अपडेटेड रिटर्न पे, तो वो कहते हैं टैक्स इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न वुड हाउएवर बी समवेयर different from normal income tax return. The assessee will have to pay an additional income tax along with tax and interest computed to be payable if filing an updated return। अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो आपका टैक्स पेबल है वो तो आप पे करो ही करो, लेकिन हम आपको एक स्पेशल विंडो दे रहे हैं इसलिए आप एक एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करो। अब सरकार कहती है कि एडिशनल इनकम टैक्स वो कितना होगा, तो कहते हैं इनकम टैक्स एडिशनल कितना होगा, वो कहेगा 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल इफ अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न और द रिवाइज रिटर्न बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो कहते हैं अगर 12 महीने के अंदर अंदर जो असेसमेंट ईयर एंड हुआ है वहां तक फाइल कर दोगे तो 25% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर 12 महीने के बाद करोगे, 24 महीने से पहले करोगे तो 50% पे करना पड़ेगा। क्या एडिशनल टैक्स 25%, किसका, टैक्स एंड इंटरेस्ट दोनों का, जो भी लाइबिलिटी बनेगी टैक्स के इंटरेस्ट की वो एडिशनली पे करनी पड़ेगी, प्लस
प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस शैल बी अकम्पनी सच रिटर्न। बेसिकली वो चालान की डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी अपने अपडेटेड रिटर्न में। तो ये अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर जो नया आया है। होप आपको समझ आ गया होगा। फिर है की चेंजेस इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 कि अब जो ITR के फॉर्म आए हैं उसके अंदर की चेंजेस क्या हैं, आइए इनको जान लेते हैं। की चेंजेस क्या है? तो इसमें शेड्यूल FA फॉरेन एसेट्स का जो शेड्यूल है उसमें अकाउंटिंग ईयर टू कैलेंडर ईयर कर दिया है। तो आपको पता होगा कि एक असेसी जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर होती है उसको फिक्स एसेट्स की डिटेल भी भरनी पड़ती है, प्लस फॉरेन एसेट्स के लिए भी अलग से डिटेल्स होती है। तो फॉरेन एसेट्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है और बाहर की कंट्रीज में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग पीरियड जो है ना उसको अब कैलेंडर ईयर में डिफाइन कर दिया कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या है इसमें? सेकंड, शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में एडिशनल डिस्क्लोजर क्या मांगे हैं? डेट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड ऑब्लिक बिल्डिंग। अभी तक क्या होता था कि डेट इंफॉर्मेशन जाती थी कितने का बेचा कितने का खरीदा, अब वो डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल भी ITR के अंदर जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा डेट ऑफ परचेज और सेल का? इसका फायदा ये होगा कि इससे जो सेक्शन 54, 54F, 54EC ये सारी एग्जामिशंस जो एसएससी क्लेम करता है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू ही चेक कर पाएंगे कि वो एग्जामिशन एसएससी ने सही क्लेम किया गलत क्लेम किया। बिकॉज रीज़न ये है कि अगर कोई आज के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो वैसे ही TDS काटना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदते समय। तो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन तो होती है बस एसएससी ने किस दिन खरीदा है। इवन जब कोई बेचता है तो उसका भी TDS कट जाता है। बट अब वो डेट्स एसएससी खुद ही एंटर करेगा कि किस दिन बाय किया किस दिन सेल किया, तो उससे गवर्नमेंट इजीली सिस्टम के थ्रू ही चेक कर पाएगी कि जो एग्जामिशन उसने क्लेम की है एसएससी ने वो सही है या गलत है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है डिस्क्लोजर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट और कंसिडरेशन रिसीव्ड इन स्लम सेल ट्रांजेक्शन। फेयर मार्केट वैल्यू वो तो अभी भी पहले भी इंफॉर्मेशन जाती ही है वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से। फिर ईयर वाइज डिटेल ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टू लैंड या बिल्डिंग। हर साल जो डिटेल्स है क्या क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया वो ईयर वाइज लिखना है। अभी तक क्या होता था कि एक साथ डिटेल लिख देते थे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इतना, अब वो ईयर वाइज देना है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको अलग अलग डिस्क्लोज करना है कि भाई कितनी एक्विजिशन की कॉस्ट है और इंडेक्स कॉस्ट हम क्या क्लेम कर रहे हैं। फिर आता है अदर सोर्सेज में क्या चेंजेस है? डिविडेंड इनकम टैक्सेबल एज पर सेक्शन 222E जो डीम डिविडेंड होता है उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन मांगी है उसको अलग से शो करना है डिविडेंड में। डीम डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट ना करके डायरेक्टली लोन या एडवांस प्रोवाइड कर देती है ऐसे शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, तो उस केस में वो इनकम मान ली जाती है डीम डिविडेंड की, तो वो अलग से शो करना है। फिर फोर्थ डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से एक डेफिनेशन है। अब उसके लिए उन्होंने क्या डिस्क्लोजर मांगा है, बट ये नॉन रेजिडेंट के केस में होता है क्योंकि रेजिडेंट तो इंडिया में ही पर्सन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अदर सोर्स में रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड ऑन प्रोविडेंट फंड टू विच नो एग्जाम्पशन इज अवेलेबल। अब क्या मांगा है? इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ प्रोविडेंट फंड में जिसपे एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली 2.5 लाख रुपए से ऊपर का जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो उस कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल माना जाएगा। और EPF ने कैलकुलेशन के बारे में बता दिया गया है तो वो हमें लिखना होगा कि कितना ऐसा इंटरेस्ट है जिस पे एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। वो बेसिकली 26 ईयर्स फॉर्म या AIS TIS की जो समरी रिपोर्ट होती है वहीं से पता चल जाएगा। फिर टैक्स डेफर्ड ऑन ESOP। अब कुछ लोग वेस्टेड राइट ESOP का क्लेम नहीं करते और जब क्लेम करेंगे तब उस पर टैक्स लगता है। तो ESOP के अंदर जो भी टैक्स डेफर्ड है उसकी एक डिटेल देनी है। ये एक नया चेंज आया है। फिर है लिमिटिंग द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम। जो 15% का गवर्नमेंट ने बताया था कि उससे ज़्यादा नहीं होगा डिविडेंड इनकम के ऊपर सरचार्ज, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उस टैक्स को अलग से बताएंगे।
अब शेड्यूल बीपी के अंदर एक्सक्लूजन ऑफ डिविडेंड इनकम, बिजनेस प्रॉफिट में हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्स सेक्शन 115 बीबीएफ इनकम फ्रॉम पेटेंट और ट्रांसफर कार्बन क्रेडिट। अब शेड्यूल बीपी के अंदर डिविडेंड इनकम नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अदर सोर्सेज में आएगा। इसके अलावा शेड्यूल 80 आई एंड 80 आई बी में चेंजेस ड्यू टू सनसेट क्लॉज जो 1 साल बढ़ा दिया है उसकी वजह से चेंज आया है। A disclosure of interest paid to deposit taking NBFC और systematically important non deposit taking NBFC। अब इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो बताना पड़ेगा, बिकॉज 43 के अंदर क्या होता है, जो भी आपने एक्सपेंस किया है अगर आपने वो एक्चुअली पे किया है तभी उसका बेनिफिट आपको मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना कितना पे किया है। फिर है डिटेल ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सर्टेन क्लॉजेज ऑफ सेक्शन। क्या क्या एग्जाम्पशन टू वेंचर कैपिटल फंड वो बताना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फंड को, बिजनेस ट्रस्ट को, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ADIA, कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ रीलोकेशन ऑफ ऑफशोर फंड या स्पेसिफाइड फंड। ये नॉर्मल लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, बट ये अलग से बताना पड़ेगा। फिर है विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 153A एंड 153C। अब इसको जान लेते हैं। 153A होता है सर्च के लिए जो केसेस होते हैं उनके ऊपर, अब 153C होता है सर्च के अंदर किसी और का नाम अगर आता है तो उसकी असेसमेंट के ऊपर। तो वो कहते हैं कि सर्च वेयर द सर्च इज इनिशिएटेड और इज मेड ऑन और आफ्टर 1 April 2021 the assessment, reassessment and recomputation is made under section 147 and notice for same is issued under section 148. Hence the assessor shall now file his return in such cases in response to notice under section 148 in new ATR form। अब क्या हो रहा है, अभी तक क्या होता था, सर्च होने के बाद 153 और 153C में असेसमेंट होती थी, बट सरकार ने उसको भी चेंज करके 148 के अंदर ही ले गए जो ये रीअसेसमेंट का सेक्शन होता है। अल्टीमेटली सर्च के बाद वहीं पे असेसमेंट होती है, तो उसके लिए क्या है उन्होंने 153A और 153C काट दिया आगे वाले फॉर्म से कि अब ये इनके रेलिवेंट्स नहीं है। अब सिंपल 3 ही सेक्शन रह गए, 139 में रिटर्न फाइल होगी, अथवा 142(1) में नोटिस भेजने के बाद, या 148 में। अब कहते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या चेंज हुआ है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पेंशनर्स। पेंशनर के लिए उनको ऑप्शन में बताना पड़ेगा कि पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU के हैं, या अदर्स के पेंशनर हैं। जैसे कि अदर में अब पता नहीं क्या होगा, वैसे अदर्स में शायद लोकल अथॉरिटी कवर हो जाएगी। और जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB, ITR 6। ITR 6 होता है कंपनीज के लिए। अब इसमें क्या है, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है या नहीं किया, उसका डिस्क्लोजर देना है। 115BA जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, 115BAA नॉर्मल कंपनीज के लिए जो 22% का टैक्स होता है, 115BAB जो कि सॉरी ये 25%, ये 22% या 15% जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्यू एंटिटीज होती है उनको ऑप्ट करने के लिए जो होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अब ऑडिट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फ्रॉम एसएससी नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रेजेंटिव टैक्स स्कीम। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉर्ट फ्रॉम एसएससी नॉट ऑप्टिंग फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। ऑडिट के लिए ITR 3, 5 एंड 6 में ये चीज़ रेलिवेंट है। बेसिकली जो ऑडिट की लिमिट होती है उसके अंदर एक क्लॉज है कि 1 करोड़ से ऊपर की अगर टर्नओवर हो गई तो उस केस में आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन वो केसेस जहाँ पे कैश रिसीट और पेमेंट है ही नहीं, सब कुछ बैंक से ही है, तो उनके लिए ऑडिट की लिमिट है 10 करोड़ रुपीज़ की। बट उसमें जो 5% का जो क्लॉज कैलकुलेशन है उसमें कहते हैं कि अगर अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट के अलावा है तो उसको जो सेल्फ का चेक होता है तो उसको पेमेंट इन कैश ही माना जाएगा, इसको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। फिर है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मोर सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोवाइडेड टू चूज। पहले क्या होता है, 2 ही क्लॉज आते थे कि आप 182 दिन से ज़्यादा हो। अब ये कई सारे क्लॉज आ गए सेक्शन के हिसाब से कि आप 182 दिन से ज़्यादा नहीं हो तो पिछले
60 दिन से ज़्यादा हो, बट 4 साल के अंदर 365 दिन से ज़्यादा हो, तो अलग अलग क्लॉज आ गए कि जैसे जैसे लॉ में लिखा है उसके हिसाब से सारा कुछ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, ITR 6। अब देखो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज क्या होता है, बेसिकली वो ट्रस्ट होती हैं, या कोई पार्टनरशिप फर्म बना ली, या कोई क्लब बना लिया, वो सारी चीज़ें। उसमें क्या क्या देना होगा, उसके अंदर नेम ऑफ एंटिटी, टाइप ऑफ एंटिटी, पैन ऑफ एंटिटी, एंटिटीज लायबल फॉर ऑडिट, 192E फॉरेन की जो एप्लीकेबिलिटी है ट्रांजेक्शन की वो लगती है नहीं लगती, शेयर इन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ शेयर एंड कैपिटल वैल्यू 31 मार्च, ये आपको डिस्क्लोजर में कंपनी को देना होगा उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में की हुई है। तो ये सारे चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स के अंदर आए हैं नए, होप ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम डायरेक्टली जुडिशरी पे चलते हैं कि जुडिशरी के अंदर क्या क्या लेटेस्ट जजमेंट आ रही हैं। तो यहाँ पर है सैंक्शन, ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट 4 अप्रैल की। सैंक्शन बाय एडिशनल CIT इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंसिपल CIT नॉट वैलिड फॉर रीअसेसमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर्स। अब आपको पता होगा सेक्शन 148 का जब नोटिस इशू होता है रीअसेसमेंट का, तो उसके केस में एक अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल, अगर अप्रूवल प्रिंसिपल CIT से लेना है और एडिशनल CIT ने अप्रूवल दे दिया तो उसको भी इनवैलिड माना जाता है। तो रीज़न ये है कि जिस अथॉरिटी के पास पावर है उसको अप्रूव करने को, वैसे ही अप्रूव होना चाहिए। फिर है बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट असेसमेंट 1314 की 22 मार्च की जजमेंट है। रीओपनिंग बेस्ड ऑन रॉन्ग रीजन कैन नॉट बी रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। अगर रॉन्ग रीजन के ऊपर रीओपनिंग हुई है, बेसिकली अगर ग्राउंड ही गलत है रीअसेसमेंट का, तो फिर वो असेसमेंट क्वेश कर ही दी जाएगी, वो वैलिड ही नहीं है। इसके अलावा एक और है ITT दिल्ली की जजमेंट, CIT अपील इज ऑब्लिग्ड टू डिस्पोज ऑफ अपील ऑन मेरिट्स। अब आपको पता होगा कि CIT अपील क्या होता है। जैसे किसी की असेसमेंट हुई, असेसमेंट के बाद वो पर्सन अपील में गया, कई केसेस में असेसी 1-2 बार प्रेजेंट नहीं हो पाता, एडजॉर्नमेंट ले लेता है, तो CIT अपील केस को डिसमिस कर देते हैं कि भाई आप आए नहीं तो हमें लगता है इंटरेस्टेड नहीं हो। बट ये कोर्ट्स का बिल्कुल वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि इवन इफ एसएससी नहीं आया तो मेरिट पे जो केस है उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली डिसमिस कर दिया जाए केस को। फिर ITT दिल्ली की जजमेंट है 6 अप्रैल की, रीअसेसमेंट आफ्टर 4 years नॉट वैलिड इफ एसएससी मेड फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ड्यूरिंग ओरिजिनल असेसमेंट। अब देखिए रीअसेसमेंट में क्या होता है, रीअसेसमेंट के सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर 4 साल के बाद अगर असेसमेंट को दोबारा ओपन करते हो तो देयर शुड बी अ फेलियर ऑफ असेसी टू डिस्क्लोज ट्रू एंड फुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अगर एसएससी ने सारे फैक्ट बता दिए थे और उसका कोई फेलियर ही नहीं है एसएससी का, तो फिर रीअसेसमेंट 4 साल बाद नहीं हो सकती। ये रंजना अग्रवाल वर्सेस ITO। ठीक है, इसके बाद है असेसमेंट डेट 14-15 की जजमेंट ITT बॉम्बे की, कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA इज नॉट टैक्सेबल। अब आप समझिए कि जो कॉर्पस डोनेशन है, एक तो होती है नॉर्मल रेगुलर डोनेशन, एक कॉर्पस डोनेशन विद स्पेसिफिक डायरेक्शन जो डोनेशन होती है कि इस पैसे का ये काम होना है। इवन इफ कि अगर वो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के पास है जो 12AA में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए जजमेंट है ITT बॉम्बे की। इसके बाद ITT मुंबई, रिविजनल जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी इन्वोक्ड इफ नो एरर ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ। अब आपको पता होगा 263 एक सेक्शन है इनकम टैक्स में जहाँ पे कि अगर एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया असेसिंग ऑफिसर ने, उसको कमिश्नर रिवाइज कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो ऑर्डर रेवेन्यू के लिए प्रेजुडिस है और एरनियस है। तो कहते हैं कि अगर कोई एरर ही नहीं है असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में तो दोबारा से रिवीजन नहीं हो सकता उस ऑर्डर का। इसके अलावा जजमेंट है 2005-6 की ITT पुणे, नो सेक्शन 54F बेनिफिट ऑन परचेज ऑफ ऑफिस प्रीमाइस। ये तो बड़ा क्लियर है, सेक्शन 54F क्या कहता है। अगर एसएससी ने कोई कैपिटल एसेट बेचा है और उसे बेचकर उस एसएससी ने रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया है तो जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस प्रोपोर्शन से बेनिफिट मिल जाएगा, ये सेक्शन 54F कहता है। बट अगर किसी ने ऑफिस खरीद लिया तो रेजिडेंशियल हाउस तो खरीदा नहीं तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके लिए वो जजमेंट है।
तो ठीक है, आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।